हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? तैयारी तो हो चुकी होगी। चलिए बच्चों, चलते चलते हिंदी गद्य और जो आपका काव्य साहित्य है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम और देख लेते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में परेशान करेगा बच्चों को तो वो शुरू के 10 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे उसी में उलझते हैं। तो चलिए एक बार यूं ही सरसरी निगाह से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों गद्य साहित्य। गद्य साहित्य को सबसे पहले हम देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रथम रचना और उनके रचनाकार, यानी हिंदी गद्य साहित्य में प्रथम कहानी कौन है, प्रथम नाटक कौन है, प्रथम उपन्यास कौन है, प्रथम खड़ी बोली में कौन सी रचना है, इन सारे टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे भाई रचना और रचनाकार और ये विधा भी हम अच्छे से सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों विधा, फिर उनकी रचना और रचनाकार। तो विधा का मतलब यहाँ पे भाई प्रथम में कौन सी है? विधा का मतलब वही नाटक है कि कहानी कि उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, ठीक ये सब चीज। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, यानी खड़ी बोली में हिंदी की अगर हम प्रथम रचना की बात करें तो बच्चों वो कौन सा है? गोरा बादल की कथा। कौन सी है? तो गोरा बादल की कथा। अब गोरा बादल की कथा भाई किसकी रचना है? तो ये है जटमल। अब एक चीज और समझिएगा, इसमें थोड़ा अपवाद है, थोड़ा क्या है भाई विवाद है। वो इसलिए क्योंकि भाई अधिक जो और विद्वान है वो मानते हैं ये जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है कि और विद्वान जो है वो एक कवि है गंग। ठीक, कवि गंग की जो एक रचना है, इनकी रचना एक है, तो कवि गंग की एक रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या है बच्चों? तो वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, इस रचना को भी प्रथम खड़ी बोली, याद रखना, इस रचना को भी प्रथम खड़ी बोली की रचना माना जाता है। लेकिन अधिकांश जो विद्वान है इसी को मानते हैं। ये अपवाद है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन बन गया और उसमें ऑप्शन ये सब ना रहे, ये ऑप्शन ना रहे कि गोरा बादल की आत्मकथा मतलब की कथा, तो यूं समझिएगा कि चंद छंद वर्णन की भाई महिमा होगा, महिला नहीं, महिमा। ठीक है, यहां चंद छंद वर्णन की महिमा ये आपका ऑप्शन में रहेगा। तो ये किसकी रचना है? तो ये है कवि गंग की रचना है। लेकिन बच्चों 90% केसेस में हमेशा यही देता है, इतना याद रखना। हम बता दे रहे हैं कि भाई अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये ना रहे तो ये जरूर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा बात करें तो हिंदी का प्रथम नाटक। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है बच्चों? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। कौन सा है? नहुस। अब नहुस किसकी रचना है? तो भाई नहुस है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की। अब देखिए दो टाइप के क्वेश्चन इसमें, 2 से 3 टाइप के बनेंगे। एक तो देगा कि नहुस क्या है, क्योंकि 2023 में देखें तो परीक्षा गुरु और इंदुमती के साथ ऐसा क्वेश्चन बना है कि नहुस क्या है, दे देगा प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, तो इस तरीके से देगा। तो याद रखना कि नहुस क्या है? नाटक है। अब या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई प्रथम नाटक क्या है, तो ये सब ऑप्शन रहेगा। या फिर कहेगा कि भाई नहुस किसकी रचना है, तो ये समझिएगा भाई ये ऑप्शन दिया रहेगा कई लेखक के। तो इसको कई तरीके से घुमा फिरा कर बच्चों पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भाई प्रथम नाटक हो गया, खड़ी बोली की प्रथम रचना हो गया। अब आता है कि प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम उपन्यास है बच्चों परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु, ये प्रथम उपन्यास है। अब ये परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास जी की। किसकी रचना बच्चों? लाला श्रीनिवास दास जी की ये रचना है। ठीक है ना? और चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ये है इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और भाई किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की। तो ये भी हालांकि विवादास्पद है, यानी इसमें भी विवाद है बच्चों। विवाद इस बात का है कि याद रखना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि कुछ कवि हैं कि रानी केतकी की कहानी को मानते हैं। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, इस रचना को कुछ कवि हैं इस रचना को प्रथम कहानी मानते हैं। और ये किसकी रचना है बच्चों? तो ये है मुंशी इंशाअल्लाह खां की। ठीक,
मुंशी इंसाअल्लाह खां, ठीक, इंसाअल्लाह खां। तो ये मुंशी इंसाअल्लाह खां की रचना है। कौन? ये रानी केतकी की कहानी, याद रखना। तो इसमें भी वही केस बनता है कि भाई अगर ये चीज ना आए, अगर मान लेते हैं कि इंदुमती ना रहेगा, तो अपने को ये समझना है कि ऑप्शन में ये चीज है कि नहीं। लेकिन इसमें भी वही केस है बच्चों कि 90 से 95% केसेस में ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती ही देगा बच्चों, क्योंकि अधिकांश जो विद्वान है इसी को प्रथम कहानी मानते हैं। लेकिन भाई हमने बताया ना कि कहीं कहीं पर यह विवाद होता है कि रानी केतकी की कहानी को माना जाता है, और रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसाअल्लाह खां। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भाई ये भी पूछ लेता है रचना के तौर पर ये क्वेश्चन, ठीक। बट आपको याद रखना है कि प्रथम कहानी इंदुमती है, ये विवाद है बस थोड़ा सा, ठीक है। अगला है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? यात्रा वृत्तांत। भाई हमने प्रथम कहानी देख लिया, नाटक देख लिया, उपन्यास देख लिया, प्रथम रचना भी देख लिया, लेकिन अब है कि प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत है बच्चों कि सरयू पार की यात्रा, यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत। कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। अब इसकी रचना किसने किया था भाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। समझ में आ गया बच्चों? तो एक बार अच्छे से अपने माइंड में इस चीज को उतार लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से फिर से ये ताजा कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा। ये हमने बताया कि ये सब विवाद वाली चीजें हैं, तो इन पर उतना गौर मत करिएगा, जानकारी के लिए आप याद रखना। बाकी बच्चों जो चीज ये लिखा है आपको इस पर गौर करना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, ठीक। कि एग्जाम के पहले एक बार नजर डालना इन पर बेहद जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि होता ना चीजें कभी कभार माइंड से निकल जाती हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। अगला देखिए कि प्रमुख पत्रिकाएं तथा उनके रचनाकार कौन है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पेपर में इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं और उनके रचनाकार कौन है, ठीक। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है कि पत्रिका कवि वचन सुधा। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, कवि वचन सुधा, ठीक। तो इसका संपादन किसने किया था? तो इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक। कौन है बच्चों? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बात करें तो अगर जैसे कभी कभार प्लेस भी पूछ लेता है, स्थान पूछ लेता है, तो इसका संपादन कहां हुआ था, प्रकाशन कहां? तो प्रकाशन स्थान में, तो भाई ये काशी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक। दूसरा है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप जो ये पत्रिका है इसका संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था, और इसका प्रकाशन कहां हुआ? इलाहाबाद, ठीक, अपने प्रयागराज में। चलिए तीसरा है कि आनंद कादंबनी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुरू के ये तीन चार ये काफी इंपोर्टेंट है सबके सब बच्चों, ठीक। तो आनंद कादंबनी जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगर हम बात करें तो ये सबके सब क्वेश्चन बच्चों आपके लगातार हर साल 100 में 100% पूछे जाते हैं। हाँ इतना जरूर है कि भाई किस सेट में आएगा किस में, तो ये कोई नहीं जानता, ठीक। भाई किसके नसीब में ये क्वेश्चन मिलेगा वो तो भाई आप पता चलेगा पेपर जब आपके पास होगा तभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आनंद कादंबनी किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक, प्रेमघन। और इसका प्रकाशन कहां हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था, ठीक। और नेक्स्ट है सरस्वती। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और बात करें तो इसका भी प्रकाशन कहां हुआ? अपने प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, ठीक है। और नेक्स्ट है हंस। हंस भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, लेकिन ये शुरू के आपके हम बात करें तो ये चार कुछ ज्यादा ही हैं, ये चार बच्चों आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हंस पत्रिका का संपादन किया मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। और इसका प्रकाशन कहां पर हुआ था? तो बनारस में हुआ था, ठीक है।
कहां पर हुआ बच्चों? बनारस में हुआ। और नेक्स्ट है कर्मवीर। कर्मवीर इसका संपादन किसने किया? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। और कहां पर किया? तो भाई ये एमपी जबलपुर में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। और उसके बाद भाई इनके संपादन के नाम और प्रकाशन स्थान, ये आप चाहे याद रखिए या ना रखिए, इसको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि इनके संपादन का नाम। तो इसको अच्छे से, ठीक है, माइंड में एक बार अच्छे से स्टोर कर लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे बच्चों, नहीं तो पेपर में पता चले आ जाए और आप उसी में गुम रहो कि भाई कौन सा होगा, पढ़ा तो था भूल गए, ये चीज ना हो। ठीक है, अब भी वक्त है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों पत्रिका और संपादन इसका। अब आते हैं हम काव्य साहित्य के अंतर्गत। ठीक, काव्य साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये आपका पद्य आ जाता है काव्य साहित्य। तो काव्य साहित्य के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लिखा है बच्चों कि विभिन्न काल के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, ये बहुत बार पूछा जाता है और लगातार पूछा जाता है। ठीक है, मतलब बार क्या, लगातार पूछा जाने वाला है, यानी हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक। ठीक, तो जैसे यहां पर हमने काल लिख दिए हैं और इसमें काल के कवि, रचना से ज्यादा तो कवि पूछता है कि ये किस काल के कवि हैं। ठीक, ऑप्शन बहुत ज्यादा आपको अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इतने ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल का है। ठीक, या फिर कवि का नाम दे देगा कि ये कवि किस काल के हैं। तो ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखना पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। और आदिकाल के कवि कौन है? चंद बरदाई। अब चंद बरदाई की जो रचना है बच्चों, वो रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। रचना भी हमने यहां पर लिख रखा है ताकि दिक्कत ना हो। तो चंद बरदाई की रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो। ठीक, दूसरा है नरपति नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो। और तीसरा है दलपति विजय, इनकी रचना है खुमान रासो या खुमाण रासो। तो ये आदिकाल का हो जाता है। ठीक, तो आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है? चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, दलपति विजय। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, नरपतिनाल की रचना बीसल देव रासो, दलपति विजय की रचना खुमाण रासो। सबके सब क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा है भक्ति काल। तो दूसरा भक्ति काल है। अब भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं? तो कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी। और कबीरदास जी की रचना के बारे में बात करें तो बीजक है इनकी रचना और कबीर ग्रंथावली। और सूरदास जी की रचना की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी। ठीक, ये चीज। और विनय मतलब तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो भाई इनकी रचना विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली और उसके बाद जैसे जानकी मंगल, साथ ही श्री रामचरित मानस, ये सबकी सब रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। और इसमें भी एक चीज कभी कभार ये करके पूछता है बच्चों कि कबीरदास जी किस मतलब किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो जो कबीरदास जी हैं, याद रखना ये क्या है? ज्ञानाश्रयी हैं, ज्ञानाश्रयी हैं। ठीक, तो ज्ञानाश्रयी हैं। और वैसे देखें तो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। और ये दोनों सगुण हैं, ये भी पूछता है ज्ञानाश्रयी, या फिर ऐसे कहेगा कि आएगा कि निर्गुण। ठीक, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं बच्चों। ठीक है, ये यानी ये आत्मा परमात्मा के बारे में ही केवल बात करते हैं, ये मतलब देवी देवता के बारे में बात नहीं करते हैं। और सूरदास जी के बारे में बात करें बच्चों तो जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं तो ये क्या है? कृष्णाश्रयी हैं। ठीक, ये क्या है? तो ये हैं कृष्णाश्रयी। ठीक, कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ये ज्यादा बखानते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो ये क्या है? रामाश्रयी हैं। ठीक, ये क्या है? रामाश्रयी। ये प्रभु श्री राम की लीलाओं के बारे में क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे देख सकते हैं विनय पत्रिका हो, दोहावली, कवितावली, गीतावली और इसके साथ हमने जानकी मंगल, श्री रामचरित मानस। तो सब में क्या है? प्रभु श्री राम की मतलब जो उनकी कथाएं हैं उन्हीं के बारे में ये सब है। तो याद रखना इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं। ठीक, चलिए अगला है कि रीतिकाल। अब रीतिकाल के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं? तो रीतिकाल में है आचार्य
ठीक, आचार्य केशवदास, दूसरा बिहारी जी हैं, तीसरा कवि भूषण। ठीक, तो आचार्य केशवदास जी की रचना में बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी लाल की जो रचना है बच्चों, तो ये इनकी रचना कौन सी है? ठीक, बिहारी सतसई, इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। और कवि भूषण की जो रचना है वो है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। ठीक है, तो ये हो जाता है रीति काल। अब रीति काल के बारे में बात जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखें तो दो सबसे ज्यादा प्रमुख कवि ही हैं इसमें, एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना क्या है? प्रिय प्रवास रस कलश, और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो यहां से भाई आपके ये बहुत सारी रचनाएं भी तैयार हो जाएंगी और साथ ही साथ ये किस काल के कौन से कवि हैं ये भी पता चल जाएगा। ठीक, तो बेहद इंपॉर्टेंट ये है, इसको जल्दी से छाप लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला फिर से एक बार ताजा कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार को फिर से एक बार ताजा कर लेते हैं कि भाई किनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर मिला था? तो किसको मिला था भाई? किसको मिले था बच्चों? तो आपको पता होगा कि भाई ये मिला था अज्ञेय जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, तो अज्ञेय जी को मिला था, याद रखना बच्चों, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, और दूसरा है उर्वशी, तो उर्वशी के लिए किसको मिला था? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर। अब उसके बाद है चिदंबरा। चिदंबरा के बारे में बात करें तो चिदंबरा भाई ये किसकी रचना है? तो चिदंबरा सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी सुमित्रा नंदन पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को इस रचना के लिए मिला था, सुमित्रा नंदन पंत। अब उसके बाद यामा, यामा के लिए भाई यामा को यामा अगर मिला था तो महादेवी जी की रचना है, तो महादेवी की रचना यामा के लिए मिला था। तो ये क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था किसी किसी को। चिदंबर जैसे अगर देखिए तो सुमित्रा नंदन की पंत जी की एक रचना है, इनकी एक रचना है बच्चों कला और बूढ़ा चांद। हमने बताया था कला और बूढ़ा चांद, ये कई बार पूछा गया है, कला और बूढ़ा चांद। इस रचना के लिए इनको क्या मिला था? तो भाई इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, साहित्य अकादमी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इनको भी कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की रचना है, तो अज्ञेय जी की एक रचना और है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। ठीक, इस रचना के लिए अगर हम बात करें तो इनको भी मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इस रचना के लिए भी साहित्य अकादमी। तो याद रखना भाई साहित्य अकादमी भी ये पूछा जाता है। ठीक, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, और आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी किसको? अज्ञेय जी को मिला था। क्लियर हो गया? चलिए याद रखना बच्चों, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये सेशन छोटा सा था लेकिन काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। आपके एग्जाम के लिए भाई हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा जाए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।